नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, हुकूमत आने वाले दिनों में बजट पेश करने जा रही है और कई सियासी जमातें जो हैं उन्होंने अपनी अपनी तजावीज़ भी तैयार कर ली हैं। एम के वफ़द ने हाल ही में वज़ीर आज़म से मुलाकात करके अपनी जो तजावीज़ हैं ख़ास तौर पर बजट के हवाले से वो भी पेश की हैं। और इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो रात गए जो कुछ ये ख़बरें आ रही थी कि हुकूमत जो गरीब आवाम है उनको बड़ा रिलीफ देने जा रही है और तकरीबन 15 रुपये कीमतें जो हैं वो पेट्रोल की कीमतें कम करने का ऐलान भी हुआ। लेकिन बाद में जब नोटिफिकेशन सामने आया तो नोटिफिकेशन में पेट्रोल की कीमतें उन वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से जो प्रेस रिलीज सामने आई या जो हिदायत की दी गई थी, कीमतों में कमी का ऐलान जो था या नोटिफिकेशन जो था वो उसके मुताबिक नहीं था। दूसरी जानिब अगर आप देखें तो वफाक में MQM और पीपल्स पार्टी एक ही जमात के को सपोर्ट कर रही हैं, इत्तेहादी हैं, लेकिन सिंध के अंदर MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो ख़त्म नहीं हो सके। वफाक के अंदर अगर हम बात करें तो इस वक्त वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ जो PTI का इत्तेहाद, अगर हम कहें जो अपोजिशन का इत्तेहाद है, जो अलाइंस बना है तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के नाम से, वो इस वक्त काफ़ी मुतहरिक नज़र आ रहा है और मुख्तलिफ़ सियासी जमातों से मुलाकातें करके उनको अपोजिशन इत्तेहाद में शमूलियत की दावत भी दी गई है। कल डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच से वफ़द ने मुलाकात की थी और उनको भी अपोजिशन इत्तेहाद में शमूलियत की दावत दी गई है। हाल ही में एक अहम बयान भी आया कि जो डिजिटल दहशतगर्दी से मुतलिक था और उसके बाद ख़ास तौर पर PTI के जो अकाउंट्स के हवाले से या जो शेख मुजीबुर रहमान की वीडियो अपलोड हुई उस पर भी काफ़ी बहस जो है वो रहा है। हम इन इशूज़ पर बात करेंगे। PTI के सीनियर रहनुमा शोएब शाहीन साहब हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया शोएब शाहीन साहब, आपने वक्त निकाला। सर, सबसे पहले तो इस वक्त PTI जो है वो आप देखें कि कई अरसे से तनकीद की जद में है। अब डिजिटल दहशतगर्दी के हवाले से जो एक अहम बयान था वो आपकी नज़र से भी गुजरा होगा, आप किस तरह देखते हैं इन चीज़ों को? देखें, ये बहुत पुरानी बातें हैं और ये पुराने ज़माने से यही पिछले 1 साल से यही बातें चल रही हैं। एक बात तो तय है कि हमने इस मुल्क को बेआईन कर दिया है। बदकिस्मत कौम है हम। पिछले 76 साल से जो बात हम सोचे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, वही चल रहा है। हमारे मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट ने इस मुल्क को प्रैक्टिकली बेआईन कर दिया, कभी डायरेक्ट मार्शल लॉ के ज़रिए और कभी कठपुतलियों को मुसल्लत करके। नंबर 2, आज़ाद अदलिया जब भी इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करती है तो उसके ऊपर प्रेशर आता है। जैसे आज पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा सारी हाई कोर्ट्स और लॉर्ड जुडिशरी ने लिख के दिया है कि हमारे रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं और अगर हम उनकी बात ना मानें तो हमें लाइफ थ्रेट्स मिलती हैं। तीसरा बात है कानून की हुक्मरानी। वो सिर्फ एक ख्वाब अलुयन है, वो ख्वाब की तकमील कभी नहीं हुई। अव्वल तो कानून है नहीं और वरना कानून सिर्फ एक बांदी बन के माफिया के सामने या कुछ अशखास के सामने खड़ा हुआ है। और आखिरी बात वो जमहूरियत है। जमहूरियत एक तमाशा बन के और ड्रामा बन के रह गया है। जमहूरियत के नाम पे सिर्फ लूट मार हो रही है और जिन लोगों को हक के हुक्मरानी अवाम का है, जिन लोगों को अवाम वोट देती है, उसको ये आगे आने नहीं देते। आज आपने देखा कि पूरे पाकिस्तानी कौम ने 180 से ज़्यादा सीटें इमरान खान को दे दी, लेकिन इक़्तिदार में उनको बैठाएगा जिसकी 17-18 सीटें हैं। वो सब आंखों के सामने हैं। आज वो अनवार काकड़, इसकी जिम्मेदारी थी फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस, उससे जब पूछा जाता है कि आपने गंदम स्कैंडल में माल खाया है तो वो जवाबन कहता है कि मैंने फॉर्म 47 की बात की तो मुस्लिम लीग नून मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। आप मुस्तफ़ा कमाल, कामरान कस्तूरी, निसार चीमा, आप कमिश्नर रावलपिंडी, जिसकी बात भी सुनेंगे तो आपको नज़र आएगा कि ये एक जमहूरियत के नाम पे जो तमाशा रचाया गया है, जो रिजेक्टेड लोगों को मुसल्लत किया गया है, ये किसी सूरत अवाम के नुमाइंदे नहीं हैं। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है इस बात का हमारे मुक़्तदरा को, इस बात का हमारी पोलिटिकल पार्टीज़ को एहसास नहीं है कि ये जो लावा फट रहा है उसका नुकसान हमारे मुल्क की आवाम को भी होगा, जो कि हो रहा है। और यहाँ से जो माल लूट के और मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए कभी दुबई और UK और USA और तुर्की और मलेशिया में पहुँचाया जाता है, इसके नतीजे में आज आपके पास मुल्क में जो डॉलर्स का इनफ्लो है वो ख़त्म हो चुका है और जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ आने की बजाय इन्वेस्टमेंट यहाँ से बाहर जा रही है। क्योंकि लोग ये समझते हैं कि अगर यहाँ के इक़्तिदार पे बैठे हुए ख़ानदान अगर इस मुल्क में अपना पैसा नहीं लगाते तो फिर
एक माहौल भी होता है, तो बाहर से कौन लाएगा, ओवरसीज कैसे लाएंगे? फिर जो माहौल लेकिन होता है शोएब शेख साहब, यहाँ जो बिजनेस तहरीक का, वो इंसाफ भी के नहीं ऊपर है। ये तनकीद हो रही है कि ये वीडियो कैसे अपलोड हुई, जो कि हालिया दिनों में ज़ेर बहस भी रही। फिर ये भी बयान आता है कि जो आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स है पीटीआई के, वो बाहर से ऑपरेट होते हैं, पाकिस्तान से नहीं होते। तो जाहिर है इस तनकीद के बाद आपकी कोई मुशावरत भी हुई होगी, पार्टी का अंदर कोई इजलास भी हुआ होगा। ये मामला है क्या आपके नज़दीक? और ये अगर अकाउंट बाहर से ऑपरेट होते हैं तो क्या मवाद भी वो खुद ही डिसाइड करते हैं या यहाँ से कोई उनको हिदायत देता है? देखिए, उसके लिए हमने कल कोर कमेटी की मीटिंग की और इलामिया जारी कर दिया है, जो कि सबके सामने आ चुका है। सबसे पहली बात तो यह है कि क्या उसमें जुर्म क्या है। सब्जेक्ट है महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को के एक जज को हुकूमत पाकिस्तान ने एक कमीशन मुकर्रर किया। वो हाई पावर्ड कमीशन एक सिंसियर, ऑनेस्ट, कॉम्पिटेंट और सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को जब आप कमीशन मुकर्रर करते हैं, जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट को या तो हुकूमत पाकिस्तान चैलेंज करेगी कि ये दुरुस्त नहीं है, हम दूसरी रिपोर्ट लेते हैं। जब वो रिपोर्ट मौजूद है और उसके अंदर लिखा हुआ है कि पाकिस्तान की उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने इस मुल्क को सही सिमत में नहीं लेकर गए, उस वक्त भी जमहूरियत का तमाशा बनाया गया। जमहूरियत पे अमल दरामद करने की बजाय वहाँ फौजकुशी की गई। जमहूरियत की बजाय वहाँ कानून की हुक्मरानी की बजाय एक शख्स का कानून हुक्मरानी और कानून चलता था, जिसकी वजह से हमारा मुल्क दो लख्त हो गया। तो बात यह है कि जिंदा कौमें माजी से सबक सीखती हैं और आगे बढ़ती हैं। आज भी वही पोजीशन है। अगर उसमें लिखा गया है कि भाई आप तस्लीम उसको अपना महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट को पढ़े तो क्या ख़राबी है। दूसरा मैं सवाल ये करता हूँ कि मुझे बताएं, जब वो लाहौर में आया था शेख मुजीब, क्या आपकी हुकूमत ने जब बांग्लादेश को तस्लीम किया, क्या उसको सलूट नहीं मारा? क्या आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया? क्या उसको वेलकम नहीं किया? और फिर उसके बाद महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट आज मौजूद नहीं है। अगर उसके कोई इक़्तिबासात जारी करता है या उसके ऊपर बात करता है तो फिर उसमें क्या अर्थ है? अगर आपकी गलतियाँ नहीं हैं, अच्छा आपकी गलतियाँ नहीं भी थी, तो भाई आप फिर दलील की जवाब दलील से देना। उसका ये तरीका थोड़ा होता है कि आप, अच्छा नवाज शरीफ ने कहा जी वो गद्दार नहीं था तो वो मुजरिम नहीं है। अगर आपको मौलाना फजल रहमान की तकरीर आती है कि नहीं जी उनके साथ क्या हुआ था, वो भी आपके लिए जुर्म नहीं है। अगर पीटीआई के किसी ऑफिशियल से अगर ये आ गया कि जनाब महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट को पढ़े, उसमें क्या जुर्म हो गया? हाँ, लेकिन शोएब शेख साहब, अब इन तमाम तहफ़्फ़ुज़ात के बाद ये बताइएगा कि अब वे फॉरवर्ड पार्लियामान के अंदर या बाहर जो आप इस वक्त अलायंस पीटीआई ने बनाया है, जिसमें मुख्तलिफ सियासी जमातें शामिल भी हैं, उनका प्लान है क्या? अगर डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब को दावत दी गई, दीगर जमातों को साथ मिलाने की कोशिशें हो रही हैं, मौलाना साहब के साथ मुलाकातें हुई हैं, अगर ये मिल जाती हैं तो फिर आगे स्ट्रेटजी क्या होगी? तहरीक चलाएंगे जी, हम पार्लियामान के अंदर भी तहरीक चलाएंगे, पार्लियामान के बाहर भी तहरीक चलाएंगे, धरना भी देंगे। और हमने इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत की बहाली, आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और आज़ाद अदलिया के लिए जो हम कुर्बानियाँ दे सकते हैं, जो तहरीक चला सकते हैं, और हम चलाएंगे। हाँ हाँ हाँ, अच्छा। लेकिन इस वक्त ये बताइएगा कि जो कल आपने इजलास का भी जिक्र किया, क्या उस मुलाकात में, उस इजलास में ये बताया गया है कि सियासी जमातों की जानिब से या किसी की जानिब से कोई राब्ता किया गया हो, कोई पेशरफ्त हो? जी, इसमें पेशरफ्त हो रही है। एक दो और पॉलिटिकल पार्टीज भी हमारे साथ ज्वाइन कर रही हैं, वो हम अनकरीब आपको बताएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, नहीं सर, मुज़ाकरात के हवाले से कि क्या आप मुज़ाकरात की टेबल पर बैठ रहे हैं, आगे कोई बातचीत हो रही है हुकूमत के साथ, या फिर उनके साथ जो ताकतवर हल्के हैं, जिनके साथ आरिफ अलवी साहब ने भी कहा कि खान साहब सिर्फ उन्हीं के साथ मुज़ाकरात चाहते हैं? साहब बिल्कुल कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, किसी किस्म का कोई मुज़ाकरात नहीं है। अगर हमने सिर्फ ये बात कही थी कि हम हर किसी से बात करने को तैयार हैं। बात करने का मतलब है तमाम स्टेक होल्डर्स से। स्टेक होल्डर्स का मतलब इंक्लूडिंग एस्टेब्लिशमेंट। ये जो कठपुतलियाँ बैठे हुए हैं, ये अगर आज जुडिशल कमीशन बना लें तो फिर हम उनसे शायद बात कर लें, मगर हमारा उनसे किसी किस्म की कोई मुज़ाकरात उस वक्त तक नहीं हो सकते जब तक वो हमारा चोरी शुदा मैंडेट वापस नहीं करते या उसके ऊपर कोई जुडिशल कमीशन नहीं बनाते। लेकिन शोएब शेख साहब, ये मामला तो तब हल होंगे ना जब आप मुज़ाकरात की टेबल पर बैठेंगे, जब बातचीत होगी, तभी मैंडेट। और जो इलेक्शन में अगर मुबैना तौर पर आपके मुताबिक धांधली हुई है तो ये बैठकर ही बातचीत होगी ना। हुकूमत भी यही कहती है कि आप बैठने से पहले मुतालबात कैसे रख सकते हैं। गुरमानी साहब, बात यह है कि एक डाकू आपके मकान पे कब्जा कर ले तो आप उसको क्या जाकर कहेंगे कि डाकू भाई आ जाएं, हमारे साथ बैठ जाएं, हम आपके साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं कि क्यों ना हमें एक मकान का एक कमरा हमें भी वापस कर दें। भाई जो पहले इस लेजिटिमेसी को तो ख़त्म करें,
वो माने तो सही, है डिस्प्यूटेड मैंडेट है। अब जब डिस्प्यूटेड मैंडेट नहीं मानेंगे तो हम उनसे मुज़ाकरात का मतलब है उनको लेजिटिमेट गवर्नमेंट तस्लीम करके हम आगे चलें। अब सर लेकिन बनाए आपके ना, इल्म में उनकी होगा अपनी कि बहुत से बात यह कब्जे है जो हैं वो जिरगे हमारे के जरिए खिलाफ। भी खाली करवाए जाते हैं, बहुत से जिरगे होते हैं और उसी के जरिए फिर वो कब्जे भी खाली होते हैं। देखें, उसके लिए सीबीएम जरूरी है। क्या अच्छा। सीबीएम इन्होंने किया है? कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर का ये आलम है कि हर दूसरे दिन हमें धमकियां, हमारे खिलाफ मुकदमे, हाँ। हमारे चादर चार दीवारी के पामाली। मैं खुद आपके सामने इलेक्टेड एमएनए बैठा हुआ हूँ, 1,05,000 वोट लिए, कठपुतलियों को मुसल्लत किया जिसने 50,000 वोट भी नहीं लिए, और 5 FIR मेरे खिलाफ 3 महीने में कट गई। और इसी जी। तरह इमरान खान के खिलाफ, इसी तरह बाकियों के खिलाफ। ये बदमाश, बेईमान, करप्ट, चोर लोग हैं, इनके साथ इन्होंने आप शोएब मुझे शहीन साहब, बताएं, आखिरी मोबाइल आखिरी लीग सवाल स्विच। लीजिएगा शोएब शहीन साहब के इस वक्त अब ये भी खबरें आ रही हैं कि हुकूमत ने पीटीआई को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत दी है। माजी में आपको याद होगा कि खुद जरदारी साहब ने जब मुश्तरका इजलास से खिताब किया तो भी मुज़ाकरात की दावत दी गई थी, फिर राना सनाउल्लाह साहब ने पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत दी और अब भी ये खबरें आ रही हैं कि हुकूमत पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत दे रही है। क्या पीटीआई हुकूमत की मुज़ाकरात की दावत कबूल कर रही है या फिर आप एक बार फिर यही आपका मौक़िफ़ है कि आप बैठने के लिए तैयार नहीं हैं? अपना गुरमानी साहब मुझे ये बताएं, ये झूठे लोग हैं। जब जी। ये हमें कहते थे आप 2 अपनी हुकूमतें छोड़ दें, रिजॉल्व करें तो अगले ही दिन हमसे इलेक्शन ले लें, इसी राना सनाउल्लाह और जी। इसी सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा था ना, ये आपको याद होगा। जब हमने दोनों जी। पार्टियां गो के इनके कहने पे नहीं, जब रिजॉल्व कर दिया, रिजॉल्व करने से पहले 1 महीना पहले हमने इनको कहा तुमने ये कहा है हम 1 महीने बाद रिजॉल्व करेंगे, लेकिन इस दौरान हमारे साथ बैठ जाओ, मुज़ाकरात करो, क्यों ना हम इकट्ठे इलेक्शन कराएं। आपको याद होगा उन्होंने कहा जी नहीं हम तो नहीं मानते, हमने तो सियासी जी। गुफ्तगू की थी, हम नहीं मानते। ये झूठे लोग हैं, ये बेईमान लोग हैं, ना इनका ट्रस्ट है, ना इनके ऊपर बिलीव किया जा सकता है। हम स्टेट में इनको रिजेक्ट करते हैं, लेकिन हम ये मुतालबा करते हैं कि इस मुल्क को चलाना है तो हकीकी नुमाइंदों के जरिए इस मुल्क को चलाया जा सकता है। इन सही कठपुतलियों के सही। जरिए मुल्क को चलाएंगे तो ना ये मुल्क का चल भला है, ना आवाम का भला है, ना इसमें माशी इस्तेकाम आएगा, ना सियासी इस्तेकाम आएगा। चलें, ठीक है शोएब शहीन साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। नाजरीन, शोएब शहीन साहब को आपने सुनी। इस वक्त जो एमकेएम के वफ़द ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की थी और मुलाकात के बाद ये भी कहा गया कि जो हुकूमत बजट पेश करने जा रही है उस बजट के हवाले से जो एमकेएम को तहफ़्फ़ुज़ात थे उन तहफ़्फ़ुज़ात से वज़ीर आज़म को आगाह किया गया। फिर सिंध के अंदर जो एमकेएम और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो इख्तिलाफ़ात या तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस पर हम बात करेंगे। अमीनुल हक साहब हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक पहले शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम फिर अमीनुल हक साहब से गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। नाजरीन, ब्रेक से पहले हम शोएब शहीन साहब से गुफ्तगू कर रहे थे और जो पीटीआई के ऊपर तनकीद हो रही है उस हवाले से हमने कुछ सवालात उनके सामने रखे। इस वक्त जो हुकूमत बजट पेश करने जा रही है, फिर पीपल्स पार्टी के निजकारी के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, एमक्यूएम ने हाल ही में वज़ीर आज़म से मुलाकात की और अब जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात है ख़ास तौर पर बजट के हवाले से, टैक्स के हवाले से, वो भी वज़ीर आज़म साहब के सामने रखें। हम आने वाले दिनों में जो हुकूमत बजट पेश करने जा रही है या फिर जो आवाम को रिलीफ देने की बातें हैं उस हवाले से हम बात करते हैं। दानियाल चौधरी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आवाम की बड़ी तवक्कुआत हैं, कल भी जो खबरें आई कि पेट्रोल की कीमतों में तकरीबन 15 रुपए के करीब कमी जो है वो होने जा रही है, लेकिन जब नोटिफिकेशन आया तो वो नोटिफिकेशन उस प्रेस रिलीज़ के मुताबिक नहीं था या उन हिदायत के मुताबिक नहीं था जो वज़ीर आज़म साहब की जानिब से जारी की गई। आप क्या देख रहे हैं, ये कन्फ्यूजन थी, ये मामला क्या था? और दूसरा, बजट में क्या अवाम तवक्कुआत रखे कि इस बार कोई इस मौजूदा जो मईशत की सूरत हाल है इसमें कोई आप रिलीफ दे सकेंगे या आप समझते हैं कि बहुत चैलेंजेस हैं, शायद रिलीफ देना मुमकिन ना हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए नादिर साहब, आपको अगर एक चीज़ नज़र आए तो वो बड़ा जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट, ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट है वो ये हो रहा है कि पेट्रोलियम की जो मसनूआत हैं उनकी कंटिन्यूसली एक कमी की तरफ देखा जा रहा है। ऑलमोस्ट मोर देन 35 रुपीज़ सो फार कम हो चुके हैं और ये कंटिन्यूसली डाउनवेट ट्रेंड है। जब डाउनवेट ट्रेंड है तो इसका ये मतलब है कि तमाम इकनॉमिक इंडिकेटर्स जो फ्यूल प्राइसेस से रिलेटेड होते हैं उसमें भी कमी आ रही है और उसमें भी बेहतरी की तरफ जा रही है। आप फिर इसी तरह फूड इन्फ्लेशन देखते हैं तो उसमें तकरीबन 10 से 11% कमी आ चुकी है। आप इसी तरह कमोडिटी की प्राइसिंग देखते हैं तो वो भी बेहतरी की तरफ जा रही हैं। तो इन हालात में जब आज रोटी जो है वो सस्ती हो रही है, आटा सस्ता हो रहा है और इसी तरह और चीज़ें, तो इंशाल्लाह कि हमें बड़ी उम्मीद है
कि जो बजट होगा इसमें वो कमोडिटीज़ जिनका ताल्लुक आम आवाम के साथ है, जिसका ताल्लुक आम आवाम को डायरेक्टली अफेक्ट करती है, उनमें एक बेहतर तरीके के साथ एक इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर एक रिलीफ पैकेज देंगे और कोशिश होगी गवर्नमेंट की कि उसको चीज़ों को बेहतर करे। नो डाउट कि ये दिस विल नॉट बी द बेस्टेस्ट ऑफ बेस्ट बजट्स सो फार, लेकिन इंशाल्लाह ये उस उम्मीद की पहली किरण होगी जो हमने वादा किया था इलेक्शन जीत के कि पाकिस्तान में इंशाल्लाह अगले 5 साल में खुशहाली को बहाल करेंगे, आपके इकनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर होंगे, महंगाई की शरह में कमी होगी, गरीब को रोज़गार मिलेगा और आपके मुल्क में जो मईशी हालात हैं वो स्टेबलाइज होंगे। तो ये तमाम इंडिकेटर्स इस चीज़ को पॉइंट करते हैं कि इंशाल्लाह ये मुल्क जो है एक सीधी और बेहतर रुख के ऊपर है और उसकी सिमत जो है वो दुरुस्त है। इसके साथ आपका जो अभी एक बहुत बड़ा जो रिलीफ पैकेज आएगा या बहुत बड़ा एक पाकिस्तान को इंशाल्लाह एक बूस्ट मिलेगा, वो है प्राइम मिनिस्टर का चाइना का विज़िट, जिसके ऊपर गवर्नमेंट की बड़ी काविशें, बड़ी कोशिश, प्राइम मिनिस्टर की बड़ी मेहनत है और द एंटायर टीम हैज़ बीन वर्किंग ऑन इट डे एंड नाइट। और हम मिलकर तमाम जो फोर्सेस हैं, तमाम जो इदारे हैं, ये पाकिस्तान को उन बहरानों से निकालने की कोशिश कर रहे हैं और उन कमिटमेंट्स में पूरा उतरने की कोशिश अब करेंगे जो हम लोगों ने 2013 में अपने जितने भी एलाइज थे उनके साथ की थी। और स्पेशली जो CPEC से रिलेटेड चीज़ें थी तो उसमें वी आर होपिंग अ वेरी बिग ब्रेक थ्रू एंड अ वेरी बिग गुड पैकेज फॉर पाकिस्तान, जो पाकिस्तान की इकॉनमी को बूस्ट करेगा, यहाँ के बिजनेसमैन को बूस्ट करेगा, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करेगा और आपकी इकनॉमिक एक्टिविटीज़ को बेहतरी की तरफ लेके जाएगा। लेकिन चोई साहब, जिन एलाइज का आपने जिक्र किया है, अब अगर हम देखें तो PIA की निजकारी का मामला हो या फिर पंजाब हुकूमत की जानिब से जो बिल मंजूर किया गया है उसका मामला हो या इवन फिर जो ऑर्डिनेंसेस जारी किए गए हाल ही में 2, उनका मामला, उस पर ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी जो है वो खुल के तनकीद भी कर रही है। MQM ने भी हाल ही में, जैसे मैंने जिक्र किया कि वज़ीर आज़म से उन्होंने मुलाकात की। बजट में अगर आप मज़ीद टैक्सेस लगाएंगे या रिलीफ उस तरह नहीं दे सकेंगे जिस तरह पीपल्स पार्टी या MQM या दीगर जमातें तवक्कुआत रखती हैं, तो आप समझते हैं कि इत्तेहादी जमातें आपके साथ खड़ी होंगी फिर भी? देखें, जितनी भी इत्तेहादी जमातें हैं वो हमारे साथ हुकूमत में पार्ट एंड पार्शल हैं और उनको ये चीज़ समझ आती है कि जो आज हुकूमत है वो एक बड़े मुश्किल फ़ैसले लेकर यहाँ तक पहुँची है और इंशाल्लाह उनको ये दे अंडरस्टैंड दिस थिंग कि इसमें जो बजट है वो मुल्क बचाओ बजट है, पाकिस्तान को बचाने के लिए बजट है, गरीब आवाम को सपोर्ट करने के लिए बजट है और इंशाल्लाह वो हमारे साथ सब इसके साथ खड़े हैं क्योंकि देर पार्ट एंड पार्शल। इस बजट के हिस्से में तमाम वो जमातें हैं जो हमारी पॉलिटिकल एलाइज हैं और तमाम मिल बैठ कर ऐसी चीज़ों को, आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशंस को के ऊपर काम कर रहे हैं कि आवाम की तरफ एक रिलीफ भी आए, एक जो बिलो द पावर्टी लाइन है उनके ऊपर बोझ भी ना पड़े, आपका इस तरह कोई बहरान भी ना आए और पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसको भी एक बूस्ट मिले। तो इंशाल्लाह ये एक बेहतर बजट होगा जिससे गरीब की तकवात के ऊपर या उनके लिए रिलीफ होगा। ठीक है। इस वक्त चोई साहब, अगर आप देखें तो PTI जो है वो तनकीद की जद में है। हाल ही में एक अहम इदारे की जानिब से बयान भी आया और डिजिटल दहशतगर्दी की जो टर्म है वो भी हमारे सामने आई। आप इस बयान को किस हद तक संजीदा और जो सीरियस नोयत का आप समझते हैं, और हालिया जो इस वक्त ट्वीट्स हो रहे हैं, जो भी बयानिया बनाया जा रहा है, आप क्या समझते हैं कि मामला कितना संजीदा है? देखिए नादिर साहब, मामला तो बहुत संजीदा है। हाँ। जब मुफ्ती बानी का नाम लिया जाता है, जब 1971 का जिक्र किया जाता है, जहां शेख मुजीबुर रहमान का मुल्क तोड़ने की स्ट्रेटजी के ऊपर बात की जाती है, जहां कहा जाता है कि वो जो किया गया वो ठीक है, तो फिर ये मुल्क दुश्मनी है। और अब आपने अपने आप को इस चौराहे पे आके खड़ा कर दिया कि आप अब पाकिस्तान को देखें। आपने एक चीज़ तो एक्सेप्ट की कि आप यू आर वर्किंग अंडर पॉलिसी, ये भी आपने एक्सेप्ट किया कि आपको बाहर से फंडिंग हो रही है और आपका जो हैंडल्स हैं जो लोगों को प्रोवोक कर रहे हैं वो बाहर से चल रहे हैं। इमरान खान साहब जेल से नहीं चला रहे। सर, अभी भी फंडिंग हो रही है PTI को बाहर से। देखें यही चीज़ें हुई थी जब फॉल ऑफ ढाका हुआ था, यही चीज़ें हुई थी जब मुफ्ती बानी के एक मुल्क को तोड़ने की, शेख साहब की मुल्क को तोड़ने की तहरीक शुरू हुई थी। तो वो तहरीक में
उस वक्त के लोगों ने तो अपना हिस्सा मान लिया। उन्होंने कहा कि 1956 में हमने ये फ़ैसला किया था कि हम पाकिस्तान को तोड़ेंगे और अपना मुल्क अलग करेंगे। ठीक है। अब ये फ़ैसला करना है, ये डिटर्मिन करना है कि इमरान खान किसके कहने पे चल रहे हैं, वो पाकिस्तान को किसके कहने पे तोड़ना चाहते हैं और किसके कहने पे अपनी अफवाज के। देखें, ये अपनी अफवाज के सिपा सालारों के ऊपर, अपने शोहदाओं के मुजस्मों के ऊपर, अपने अफवाज को दुनिया के सामने गंदा करवाना, उनके ऊपर पेड सोशल मीडिया कैंपेन्स करना, ये हुकूमत किसी तौर पे एक्सेप्ट नहीं करेगी। नहीं, ये तो वो आप समझते हैं कि जो जो उस टाइम पे इंडिया करवाता रहा, आज इनको वही लोग नॉन स्टेट एक्टर्स इनको फंड कर रहे हैं इन चीज़ों के लिए कि पाकिस्तान को कमज़ोर करना और अंदर से खोखला करना। और पाकिस्तान के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो पिलर हैं इस मुल्क के, जो जिन पिलर्स के ऊपर खड़ा हुआ है, उनको डीरेल करना कि ये खुद आके सेल्फ कोलैप्स करे। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर सख्ती से निपटा जाएगा और द लॉ विल टेक्स इट्स एक्शन, बट द गवर्नमेंट इटसेल्फ इज़ वेरी सीरियस अबाउट इट। और जितनी भी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं वो इसको बड़ा स्ट्रिक्टली मॉनिटर भी कर रही हैं और देख भी रही हैं कि ये किस रुख पर लेके जाया जा रहा है। नहीं चौधरी साहब, ये बड़ी अहम बात आपने की। ये सिर्फ बताइएगा कि क्या ये आपके पास शवाहिद या इस हवाले से कोई रिपोर्ट्स हैं कि पीटीआई को बाहर से फंडिंग हो रही है और कहाँ से फंडिंग हो रही है? देखें, जो पीटीआई को फंडिंग हो रही है और कहाँ से हो रही है, इसके शवाहिद से आगे बात निकल गई है। और वो ऐसे कि जब इमरान खान साहब का ट्विटर हैंडल्स पकड़े गए और उनके ऊपर जब सवाल किया गया तो इन्होंने कहा कि ये जो अकाउंट्स हैं ये पाकिस्तान से नहीं चला रहे, ऑपरेट किए जा रहे हैं, ये पाकिस्तान से बाहर बैठ के ऑपरेट किए जा रहे हैं। इनको कौन ऑपरेट कर रहा है? जो इनके ऑपरेटर्स जो इनको चला रहे थे पाकिस्तान में, उन्होंने तो हैंड्स अप कर दिया। उन्होंने कहा हम तो नहीं चला रहे, हमें तो नहीं पता, ये बाहर से चलाए जा रहे हैं। तो जो चलाए जा रहे हैं, तो अब आपको ये चीज़ तो साबित होगी कि पाकिस्तान के बाहर से ऑपरेट हो रही है ये पूरी कैंपेन। अब ये कौन कर रहा है, इसको कौन फंड कर रहा है, ये पता लगाना है। अब ये पता नहीं लगाना कि ये बाहर से ऑपरेट हो रहा है नहीं हो रहा, इनकी स्टेटमेंट्स, इनके अपने लोगों की बातें, लेकिन जो इदारे हैं वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हुकूमत अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और सब चीज़ों को सामने लेके आ रही है। हर आने वाले दिन में थिंग्स आर गेटिंग मोर क्लियर। हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त अकाउंट बाहर से कौन ऑपरेट कर रहा है और जो फंडिंग जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, इस पर हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर तहकीकात शुरू कर दी हैं। देखें, बिल्कुल तहकीकात तो शुरू हुई हुई हैं और तहकीकात हो भी रही हैं। और आई थिंक FIA का जो लेटर है ये इस चीज़ की भी कड़ी है और उस चीज़ को प्रोब करने की कि भाई कौन और किसके कहने पे चलाया जा रहा है सारा कुछ। लेकिन इसमें जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि वो 9 मई का वाक़या हो, वो पार्लियामेंट हमला केस हो या कोई और हो, तसलसल ये है कि तमाम ये वाक़यात जो हैं ये एक चीज़ के लिए हुए थे और वो ये था कि पाकिस्तान को कमज़ोर किया जाए। जब इस मुल्क के बड़े बड़े मसले और मसाइल चल रहे थे, जब IMF की टीम पाकिस्तान बैठी हुई थी, तो ये उसी तरह जब टीम यहाँ निगोशिएट करती है गरीब की रोटी के लिए, सस्ती आटे के लिए, सस्ती बिजली के लिए, तो आपकी एक टीम IMF के बाहर प्रोसेशन करी थी पाकिस्तान के ख़िलाफ़, अपने अफवाज की तस्वीरें लगा के, अपने सिपा सलार की तस्वीरें लगाकर उनके ख़िलाफ़ जो है उनके प्रोसेशंस कर रहे थे, उनके ख़िलाफ़ नारे लगा रहे थे और कह रहे थे कि अगर पाकिस्तान के साथ डील की तो चाहे जो भी हो हम नहीं उसको चलने देंगे, हम उसके ख़िलाफ़ खड़े होंगे। ये उस गरीब की साथ दुश्मनी कर रहे थे, ये उस बेरोज़गार के साथ, उस मज़दूर के साथ, उस किसान के साथ कि जिसके लिए रिलीफ पैकेज के लिए हुकूमत कोशिशें और काविशें कर रही है। तो ये चीज़ तो बड़ी सामने है कि इनका 1 पॉइंट एजेंडा है और वो ये है कि हम हैं तो पाकिस्तान है, हम हैं तो ये हुकूमत है, हम हैं तो ये मुल्क है, हम नहीं है तो एवरीथिंग कैन गो टू हेल। तो ये इनकी पॉलिसी, ये इनका कॉन्सेप्ट। और जिस तरह इन्होंने इस मुल्क में तफरीक, नफ़रत के बीज बोए, जिस तरह पाकिस्तान में नौजवान नस्ल को तबाह किया सोशल मीडिया के थ्रू और इनडायरेक्ट चीज़ों के थ्रू, तो उसने पाकिस्तान को बड़ा अफेक्ट किया है और हर आने वाले दिन में ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ ऑल दीज थिंग्स, ठीक है चौधरी साहब, इस वक्त अगर आप देखें तो अब मियाँ साहब जो हैं वो पार्टी के दोबारा सदर मुंतखब हो गए हैं। अब ये भी बहस हो रही है कि क्या मियाँ साहब एक मरतबा फिर वही नैरेटिव अपनाने जा रहे हैं जो माजी में था। आप क्या देख रहे हैं कि मियाँ साहब के सदर बनने के बाद क्या तब्दीली देख रहे हैं विद इन पार्टी?
देखें, एक तो मियाँ साहब का बड़ा फोकस होगा, क्योंकि व्हेन यू द प्राइम मिनिस्टर, शहबाज साहब हैज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन हिज प्लेट टू डू। उन्होंने इंटरनेशनल डोमेस्टिक पॉलिसीज़ और चीज़ों के ऊपर, तो मियाँ साहब का सबसे ज़्यादा फोकस यही होगा कि पार्टी को रीमोबलाइज़ किया जाए, रीस्ट्रक्चर किया जाए, उन सूबों में जहाँ हमें कोई कमज़ोरी देखी जा रही है लोगों को गाइड किया जाए, और अपनी जो पाकिस्तान बचाओ तहरीक है, इस मुल्क को इस बहरान से निकालने की तहरीक है, वो अपनी पीक पर लेके जाई जाए और लोगों को अवेयरनेस कैंपेन्स चलाई जाएँ कि पाकिस्तान के साथ पिछले कुछ सालों में क्या ज़्यादतियाँ हुई, किन लोगों ने की, कौन किसने फ़ायदा उठाया और किसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। और ये चीज़ें वो चीज़ें हैं कि जो एक अब नाउ मतलब इवन अ ब्लाइंड मैन कैन सी कि किसी की तो साजिश थी कि आपकी एक इंटरनेशनल एयरलाइंस की स्टेटमेंट देने के बाद आपकी जो इंटरनेशनल एयरलाइंस है वरान बस बन गई, जो इंटरनेशनली बाइकआउट कर दिया दुनिया ने। किसी के कहने पे तो स्टेटमेंट्स दी गई कि पाकिस्तान के जब स्पीचेस थी उसमें पाकिस्तान का आपने लार्जर इमेज नहीं दिखाया, आपने ये नहीं दिखाया कि हमारे पास कौन सी पहाड़ियाँ हैं, हिमालयज़ हैं, आपने ये नहीं बताया कि हमारे पास क्या कैपेसिटी है, हमने क्या क्या किया, हम किस तरह मुश्किल से गुजरे। आपने पाकिस्तान की जो तस्वीर बनाई इंटरनेशनल मीडिया के सामने पिछले 4 साल में, वो बताई कि हम चोर हैं, हम करप्ट हैं, हम 2 नंबर हैं। और हमने और इन तमाम चीज़ें कहने के बावजूद आपने एहतसाब की बात की, लेकिन 4 साल आपने एहतसाब कमीशन नहीं खोला आपने केपी में, आपने एहतसाब कमीशन को ताला लगाई रखा, आपने लोगों की अकाउंटेबिलिटी नहीं की। और करप्शन दानियल साहब अगर एक आखिरी सवाल ले लें, दानियल साहब एक आखिरी अगर सवाल ले लें, अब पीटीआई तो आपके ऊपर तनकीद कर रही है, या जो दीगर जमातें हैं वो तो कर रही हैं कि आप फॉर्म 45, 47 का जिक्र तो हो रहा है, लेकिन आपके पार्टी के अपने जो रहनुमा हैं वो मुस्लिम लीग नून के ऊपर तनकीद क्यों कर रहे हैं? अब हम शाहिद खाकान अब्बासी साहब की बात करें, वो अब आपके साथ नहीं है, लेकिन आपके करीबी रहे दानियाल अजीज साहब, फिर आप राना सनाउल्लाह साहब को देख लें, चलें आजकल उनके बयानात नहीं आ रहे, लेकिन हाल ही में शेख रोयल असगर साहब का बयान आया और उन्होंने खुद अयाज सादिक साहब के हवाले से कहा कि उन्होंने भी अपनी सीट नहीं जीती। तो ये पार्टी के अंदर जो रहनुमा हैं ये क्यों ना लाएं नून लीग से? देखें, जिन्होंने तो पार्टी छोड़ी है उनके बयानात का तो मैं कुछ नहीं कह सकता। जी बिल्कुल, लेकिन बाज़ दफ़ा बयानात ऐसे होते हैं जो अपनी ज़ाती टक्कर की ज़ाती पॉलिटिकल पार्टी है, इसमें जमहूरियत है, अपने व्यूज़ होते हैं, सब ने अपने कोई कुछ किसी के ख़िलाफ़ होते हैं किसी के हक़ में, लेकिन कोई ऐसा बयान नहीं है किसी का भी कि जो ये कहे कि मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत डिलीवर नहीं करेगी। कोई ऐसा बयान ये नहीं है जो कहे कि मुस्लिम लीग नून ने इस मुल्क को बहरानों से नहीं निकाला। किसी का ऐसा बयान नहीं है कि वो ये कहें कि हम एतमाद नहीं करते। बिल्कुल भी नहीं। हमारी जमात का हर बंदा जो बंदा है, हम ढंके की चोट पर जीत के आए हैं। पाकिस्तान की जो हमारा बाई इलेक्शंस था, ये ट्रेंड सेटर था। इनके मुंह के ऊपर हमने इनसे मांगते रहे, लेके आए आप जो झूठे फॉर्म्स बनाए हुए हैं, आपने लेके आए, आप एक्सपोज करें। ये झूठ के ऊपर मबनी इनकी कहानी होती है। इनकी हमेशा एक तरीका वारदात ही ये है कि झूठ के ऊपर, और झूठ को इतना चलाओ कि वो सच लगने शुरू हो जाए। आज अगर था तो बाई इलेक्शंस में वो जो फेंस सेटर्स थे, उन्होंने इनके साथ खड़े होने का फैसला नहीं किया। उन्होंने पाकिस्तान की तामीर, तरक्की और बेहतरी के साथ खड़े होने का फैसला किया। उन्होंने पाकिस्तान में नफरत के बीज बोने का, पाकिस्तान में आग लगाने वालों के साथ खड़े होने का फैसला नहीं किया। उस जमात के साथ जो केपीके में 11 साल से है और फेडरल में 4 साल हुकूमत की, लेकिन एक पैकेज डिलीवर नहीं कर सकी। वो 8 साल में, 11 साल में एक मेट्रो को पूरा ना कर सकी। तो उनके ऊपर लोगों ने अपना एतमाद का इजहार नहीं किया। तो अब वो बहाने ढूंढेंगे, ये बातें करेंगे, लेकिन ये जिस इलेक्शन में जहां चाहें, इन्होंने इसी तरह 35-55 पहले बात की थी, फिर कहा वो मफरूज़े की बात है, फिर मुल्क को डीरेल करने की कोशिश की, साइफर का, फिर वो कहा मफरूज़े की बात है। तो ये इनके ये पुराना एक तरीका है, वारदात है, चीज़ों को कॉन्ट्रोवर्शियल करो, लेकिन इनके कहने और करने से कुछ नहीं होगा। इंशाल्लाह हुकूमत चलेगी, मैशत चलेगी, जमहूरियत चलेगी, मुल्क आगे चलेगा, और इनका नाम सिर्फ तारीख में एक बुरे हरफों में लिखा जाएगा जिन्होंने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया और तोड़ने की कोशिश की। इसके अलावा हिस्ट्री विल नॉट आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, दानियाल चौधरी साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद, जैसे हमने शुरू में जिक्र किया कि एमक्यूएम के वफ़द ने वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात करके जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो उनके सामने रखे थे, तो इसी मामले पर हम अमीनुल हक साहब से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। नाज़रीन, प्रोग्राम के शुरू में हमने जिक्र किया था कि एमक्यूएम के वफ़द ने हाल ही में वज़ीर आज़म से मुलाकात की थी, और मुलाकात के बाद जो फ़ारूक सत्तार साहब ने गुफ्तगू की या उनके जो बयानात सामने आए, उन्होंने ये भी बयान दिया है कि जो बजट के हवाले से उनकी तजावीज़ थी या जो टैक्स के हवाले से, उस मामले पर भी वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात हुई है। ज़ाहिर है ये एक अहम मुलाकात थी, और इस मुलाकात में एमक्यूएम ने
दीगर कई इश्यूज़ भी डिस्कस किए होंगे। तो इसी पर हम बात करेंगे। MQM के सीनियर रहनुमा अमीनुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। अमीनुल हक साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो फारूक सत्तार साहब का बयान तो आया कि टैक्स के हवाले से या आवाम को रिलीफ देने के हवाले से बात हुई है, लेकिन दीगर कौन से इश्यूज़ थे जो MQM ने वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात के दौरान उनके सामने रखे हैं? हाँ, देखिए नादिर, चूँकि MQM पाकिस्तान शहरी सिंध को रिप्रेजेंट करती है, अल्हम्दुलिल्लाह 80% कराची का मैंडेट और हैदराबाद शहर का 100% मैंडेट MQM के पास है। तो हमने जो हमारे वोटर थे, जो सपोर्टर थे, जो शहर में रहने वाले लोग हैं, कराची में, हैदराबाद में, मीरपुर खास में, हमने उनको रिप्रेजेंट किया। और हमने क्या बात की? हमने सबसे पहले उनसे बात की कि अर्बन डेवलपमेंट पैकेज की बात की कि कराची के लिए और हैदराबाद के लिए एक बड़ा अमाउंट वफाकी बजट में होना चाहिए ताकि लोगों के मसाइल हल हो सके। इसके बाद नंबर 2 हमने डिस्कशन की कि आपके लिए में कि पिछले 16 साल से बल्कि 18 साल से कराची को एक बूंद पानी को नहीं बढ़ाया गया है। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि K4 का मंसूबा जो पहले सूबाई हुकूमत देखती थी, अब तमाम के तमाम वफाकी हुकूमत देख रही है। तकरीबन ये 300 अरब रुपए का लागत का मंसूबा है। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि इसे तेज़ रफ्तारी के साथ, बर्फ रफ्तारी के साथ जो टाइम लिमिट है उसके अंदर मुकम्मल किया जाए और मेक श्योर किया जाए कि तमाम मंसूबे जो हैं ये वफाकी हुकूमत इसको मुकम्मल करे ताकि करप्शन का चांसेस भी ख़त्म हो जाए। इसके बाद बड़े एक इंपॉर्टेंट बात की हमने प्राइम मिनिस्टर के सामने रखा और हमने मिसाल दी है कि अगर चाइना ने तरक्की किया है तो उससे पहले शंघाई की तरक्की हुई थी तो चाइना ने तरक्की किया, न्यूयॉर्क ने तरक्की की है तो पूरा अमेरिका तरक्की किया, लंदन ने तरक्की की है तो पूरा बरतानिया तरक्की करता चला आया है। तो हमने कहा है कि आप कराची पे का स्पेशल फोकस रखें, जब कराची आज भी इतना जैसे कहते हैं कि इतने मुश्किलात के बावजूद 70% हम वफाक को कमा कर देते हैं, 95% सूबाई हुकूमत को कमा कर देते हैं। हमने कहा है क्या कहा कि आप कराची के लिए 5 ईयर सोशियो इकनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाएं ताकि के हमें पता लगे कि अगले 5 साल के अंदर वफाकी हुकूमत को क्या करना है ताकि शहर तरक्की करेगा यकीनन मुल्क तरक्की, कराची तरक्की करेगा तो मुल्क तरक्की करेगा। इसके हवाले से बात हुई। लेकिन साथ साथ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम पाकिस्तान के अवाम के मफाद का भी ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। तो हमने उनसे कहा है कि यस, लो शेडिंग को हर सूरत में कम से कम कराया जाए। महंगाई का जो तूफ़ान एक ना रुकने वाला तूफ़ान था, इस पर गुफ्तगू की और हम इस बात पर अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रगुजार भी है कि पिछले अगर 1-1.5 महीने में देखें तो सूरत हाल में बेहतरी नज़र आ रही है। इसके ऊपर भी डिस्कशन हुई और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी। लेकिन हमने उनके सामने रखा कि जो बजट आने वाला है, इस बजट में मेक श्योर किया जाए कि लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ ना डाला जाए, बल्कि मेक श्योर करें कि उनके ऊपर बोझ कम किया जाए। नहीं, अमीनुल हक साहब, मुलाकात में वजारतों के हवाले से या फिर जो कायमा कमेटियां हैं कौमी असम्बली और सेनेट की, उसके हवाले से भी बातचीत हुई है? देखिए नादिर, मैं साफ गोई से काम लूँगा। यकीनन मेरा ख्याल है जब हमारी डिस्कशन है जिसमें ये बात भी आई है, लेकिन MQM का वजारत मशीर गवर्नरशिप तो ये हमेशा सेकंड मरहल पे बात होती है, उस पर भी हमने बात की और प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल खुले दिल खुले ध्यान के साथ कहा कि यस, हम MQM के लीडर खालिद मकबूल सिद्दीकी, MQM के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी और प्राइम मिनिस्टर से साथ बैठेंगे, इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। नहीं सर, आपने क्या कहा है कि MQM को मजीद वजारतें देनी चाहिए, ये बात हुई है जिस पर वो बात करेंगे? देखिए नादिर, मेरा ख्याल जैसे मैंने कहा कि MQM वजारत मशीर या गवर्नरशिप पे गुफ्तगू नहीं करती है, बल्कि अवाम के मसाइल के हवाले से अपनी बात रखती है, उनके मसाइल को हल करने की बात चाहती है। जिस तरह मैंने कहा, महंगाई की बात की है, लोड शेडिंग की बात की है, टैक्सेस को मिनिमाइज़ करने की बात की है। तो इसके साथ साथ यकीनन मैं समझता हूँ कि जो ड्यू शेयर बनता है MQM का गवर्नमेंट के अंदर है, वो उसके हवाले से गुफ्तगू हुई और मेरा ख्याल है कि आगे चल के अप्रोप्रिएट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी से आपस में बैठेंगे और यकीनन मेरा ख्याल है इसका कोई बेहतर हल निकालने की कोशिश करेंगे। सही। इस वक्त अगर आप देखें तो सर, जो पीपल्स पार्टी को अगर आप देखें तो वो पंजाब हुकूमत की जानिब से जो बिल मंजूर किया गया उस मामले पर या इवन PIA की निजकारी के मामले पर वो खुल के मुखालफत कर रहे हैं। ऐसे कौन से फैसले हैं वफाक के जिस पर MQM को तहफ़्फ़ुज़ात हैं या MQM उन फैसलों से इत्तफ़ाक़ नहीं करती? देखिए, मेरा ख्याल है कि कई ऐसे मौके आए हैं जब MQM पाकिस्तान ने जिसे कहते हैं अलग सियासी पार्टी होने के नाते, और फिर सबको पता है कि उसका अलग मंशूर है, अलग सोच है, अलग तंजीम है,
तो हमारे कई मौके पे मेरा ख्याल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मौजूद रहा है, लेकिन ओवरऑल मेरा ख्याल हम एक साथ बैठे हुए, अगर आप जैसे कहा कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, तो मेरा ख्याल है कि अभी नैप का जो ऑर्डिनेंस था, मेरा ख्याल एमकेएम ने खुल के इससे बात की, एमकेएम ने इस पर डिसएग्री किया है। इसी तरीके से नादिर, आपको याद होगा कि जब पिछली हुकूमत थी, जब खान साहब की हुकूमत थी, उस वक्त भी आज़ादी सहाफ़त को गला घोटने की कोशिश की गई, तो एमकेएम पाकिस्तान मुखालिफ पे खड़ी थी। और मीडिया, आपको याद होगा कि मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई जा रही थी, तो हमने मुखालफत की थी। अभी भी हमने ये कहा है कि अगर आप जो 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 जिसे कहते हैं कि अगर कोई पीका ऑर्डिनेंस में कोई तब्दीली लाना चाहते हैं, तो सिंपल सी बात है कि आप तमाम स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड लें। इस हवाले से हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मौजूद है, लेकिन ओवरऑल मैं समझता हूँ कि मुल्क में जमहूरी रवायत को कायम दायम रखने के लिए, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी के लिए, मुल्क में अमन अमान के लिए, मेरा ख्याल ये 3-4 ऐसे टॉपिक है जहाँ हुकूमत के साथ खड़े हुए हैं। सही, लेकिन इसी के साथ साथ ये भी बताइएगा कि जब मुलाकात हुई, आप माजी में खुद तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी रहे, आप काबीना में भी शामिल रहे, हाल ही में जो आपकी वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात हुई, उस मुलाकात में सियासी इस्तेहकाम के हवाले से कोई बातचीत हुई, या आपने कोई तजवीज़ दी है कि पीटीआई के साथ बातचीत होनी चाहिए या सियासी इस्तेहकाम लाने के लिए ये तजावीज़ हैं? देखिए, एमकेएम का तो प्रिंसिपल स्टैंड है ना, एमकेएम का तो शुरू दिन से प्रिंसिपल स्टैंड है कि मुल्क उसी वक्त तरक्की के बराल तय करेगा, मुल्क के माशी इस्तेहकाम उसी वक्त आएगा जब मुल्क में सियासी इस्तेहकाम होगा, पॉलिटिकल स्टेबलाइजेशन होगी। और उसके लिए हम तो खुले दिल के साथ हमेशा ये बात कहते चले आ रहे, मुतालबा करते चले आ रहे कि मज़ाकरात होनी चाहिए, बातचीत होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि हुकूमत भी इस बात को बार बार ऑफ़र कर रही है कि बातचीत होना चाहिए। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि सुन्नी जो इत्तेहाद कौंसिल है, ये मुझे नहीं पता कि किससे बातचीत करना चाहते हैं, तमाम तरीक़ेकार ये होता है कि सियासी पार्टियाँ आपस में बैठती हैं, हुकूमत और अपोजिशन आपस में बैठते हैं, मसाइल का हल निकालते हैं। और आज भी मैं समझता हूँ कि ये ऑफर हुकूमत की तरफ से भी है, एमकेएम की तरफ से भी है कि बातचीत होना चाहिए, नेगोशिएशन नेगोशिएशन नेगोशिएशन, बातचीत बातचीत बातचीत। मैं समझता हूँ मसाइल का हल निकलेगा। नाज़रीन, अमीनुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम यहीं से गुफ्तगू शुरू करते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। अमीनुल हक साहब, जिन चीज़ों का आपने जिक्र किया, ख़ास तौर पर सूबे के हवाले से, कराची के हवाले से, उनके कई मंसूबे जो हैं जिनको वफाक डील करता है, लेकिन कई अहम इशूज़ हैं जिनको सूबाई हुकूमत डील करती है। तो आप समझते हैं कि सूबाई हुकूमत से आपको कोई उम्मीद नहीं है, या ये जो हाल ही में हमने मुस्तफ़ा कमाल साहब के अगर आप बयानात देखें तो वो ये कह रहे हैं कि कराची के मसाइल हल करते वक्त जो तासुब है वो आड़े आ जाता है। तो आप समझते हैं कि मुर्तज़ा वाब साहब हों या सिंध हुकूमत हो, वो आपकी बातचीत नहीं सुन रही, मसाइल हल नहीं हो रहे, इसलिए आपको वफाक की तरफ देखना पड़ रहा है? देखिए, ये बात तो शक व शुबा से बालातर है ना कि सिंध में 16 साल से एक सियासी पार्टी की हुकूमत करती चली आ रही है। कराची में एक बूंद, यस आई रिपीट, एक बूंद पानी का इजाफा नहीं हुआ पिछले 16 साल में। कराची के अवाम को ट्रांसपोर्ट ना होने के बराबर है, यानी दुनिया चांद पे जा रही है, हम चिंची रिक्शा पे सफ़र कर रहे हैं। लाहौर में, रावलपिंडी में, मुल्तान में, पेशावर में मेट्रो बस बन जाती है, कराची में सूबाई हुकूमत कुछ नहीं करती। सर, अब तो कराची में ऐसी बसें चल रही हैं, शर्जील मेमन साहब ने शुरू की हैं। कराची में जो ग्रीन लाइन बनाया, किसने बनाया? वफाकी हुकूमत ने बना के दिया। अब ये कराची के 3 करोड़ की आबादी में अगर 200 बसें आई हैं तो मैं समझता हूँ ऊँट के मुंह में जीरा के मुतारिफ है। ये तो सिर्फ दिखाने के लिए आई हैं। मैं समझता हूँ कि कम से कम कराची में 10,000 बसें ऐसी होनी चाहिए जो अवाम को ट्रांसपोर्टेशन हो सके। और फिर हमें शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है। मेट्रो बस लेकर आना है, हमें साथ साथ क्या कहते हैं, इसी तरीके से KCR को बनाना है। लेकिन सूबाई हुकूमत जो मैं समझता हूँ कि जो जिनकी जिम्मेदारी बनती है 18वीं तरमीम के बाद सिक्का बंद जिम्मेदारी बनती है, वो अपनी जिम्मेदारी को मुकम्मल तौर पे पूरा नहीं कर रही। और यही वजह है कि हम किसके पास जाते हैं? वफाक के पास जाते हैं। आज अगर कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को फायर टेंडर नहीं था, किसने दिया? वफाक की हुकूमत ने 52 फायर टेंडर दिए, 2 स्नार्कल दिया, 2 बाउजर दिया है। तो कराची में सूरत हाल बेहतरीन नज़र आ रही है। आपने देखा कि आज से 1 दिन पहले हैदराबाद में क्या हुआ? हैदराबाद में 8 अफराद जलकर मर गए, 31 अफराद जो शदीद ज़ख्मी है। मैं समझता हूँ कि वहाँ पर कोई स्नार्कल नाम की चीज़ नहीं थी, कोई फायर टेंडर मौजूद नहीं था, इवन कोई। लेकिन अमीनुल हक साहब, कराची के अंदर आप कह तो रहे हैं कि सूरत हाल बेहतर है, लेकिन वहाँ पर तो हर आए दिन कभी मोबाइल स्नैचिंग में कोई अफसोसनाक वाक़या पेश आता है, किसी की डेथ हो जाती है, किसी को गोली मार दी जाती है। हाल ही में 5 लोगों के ऊपर फायरिंग हुई गाड़ी के ऊपर। तो ये आप इसका जिम्मेदार किसको समझते हैं, ये जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है?
नहीं, दो चीज़ें थी। मैंने कहा जब बेहतर है तो मैंने कहा कि फायर टेंडर के हवाले से, चूंकि वफाक ने 52 फायर टेंडर सिंध कराची मेट्रोपॉलिटन को दिया है, तो इस हवाले से सूरत हाल में बेहतरी है। हाँ, जहाँ तक स्ट्रीट क्राइम का ताल्लुक है, हर गुजरते दिन के साथ वारदात में इजाफा हो रहा है, हर गुजरते दिन के साथ हलाकतें हो रही हैं, हर गुजरते दिन के साथ सैकड़ों की तादाद में, सैकड़ों के तादाद में रोज़ाना मोबाइल फ़ोन छीना जाता है, मोटरसाइकिल छीनी जाती है, गाड़ियाँ छीनी जाती है, लेकिन कोई लोग गिरफ्तारी अमल में नहीं आती है। बार बार इसका हमने कौमी असम्बली में भी जिक्र किया, सूबाई असम्बली में भी जिक्र किया और कई मौके पर मुजाहरे भी किए। यकीनन मैं समझता हूँ ये सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि मोबाइल स्नैचिंग हो, किडनैपिंग फॉर रैंसम हो या चोरी और डकैती हो, इसके ऊपर कंट्रोल करे। सही सही। एक आखिरी सवाल अमीनुल हक साहब के, इस वक्त अगर आपके इल्म में होगा कि जमात इस्लामी ने मुर्तज़ा वहाब के ख़िलाफ़ तहरीक लाने का ऐलान कर रखा है, अगर कल तहरीक आती है तो MQM कहाँ खड़ी होगी? देखिए, जहाँ तक मेरा ख्याल कराची मेट्रोपॉलिटन का ताल्लुक है, MQM पाकिस्तान ने 15 जनवरी 2023 को होने वाले इलेक्शन का बाइकआउट किया था और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के जो UC चेयरमैन मुंतखब हुए, के 8% के 9% के 12% वोटों से मुंतखब हुए। MQM का तो उस पर कोई स्टेक नहीं है KMC में, लेकिन MQM क्या मुतालबा करती है कि यस, जो 8 फरवरी को कौमी सूबाई असम्बली का इलेक्शन हुआ है और उसके बाद जो भारी मैंडेट MQM पाकिस्तान को कराची और हैदराबाद में मिला है, तो इन तमाम लोकल गवर्नमेंट के जो UC चेयरमैन है, टाउन चेयरमैन है या मेयर है, उनको फौरी तौर पर इस्तीफा दे देना चाहिए और उसके बाद इलेक्शन हो और इलेक्शन में अवाम जिसको मुंतखब करके आती है, वो मेरा ख्याल उनको हुकूमत साजी करने का हक बनता है। तो अगर जमात इस्लामी के मूवमेंट लेकर आती है तो उनका अपना इंटरनल मैटर है। ये जब आप उनसे हाल ही में जो बयानात आए हैं कि आप आने वाले दिनों में CM सिंध से मुलाकात भी करने जा रहे हैं, क्या ये बयानात की हद तक है कि वो तमाम मुस्तफ़ी हो जाएं या फिर ये जो मुलाकातें होंगी आप उनमें भी ये तजवीज़ रखेंगे कि मुर्तज़ा वहाब साहब हो या दीगर जो चेयरमैन हैं उनको मुस्तफ़ी होना चाहिए? देखिए, ये हमारा जैसे प्रिंसिपल स्टैंड है कि कराची के अवाम ने 15 जनवरी 2023 को होने वाले बल्दियाती इलेक्शन का बाइकआउट किया MQM की अपील के ऊपर, और फिर सबने रिजल्ट देखा था ना कि 5% के 7% के 8% वोट कास्ट हुए। तो मेरा ख्याल है उनको खुद अखलाकी तौर पे भी सोचना चाहिए। हाँ, हमारी अगर CM से मुलाकात होने जा रही है तो एक वर्किंग रिलेशन डेवलप होना चाह रहा है कि अपोजिशन में कौन है, MQM पाकिस्तान है, कायदे हस्ब इख्तिलाफ कौन है, MQM पाकिस्तान है। तो मेरा ख्याल है एक वर्किंग रिलेशनशिप के लिए और किस अंदाज से मेरा ख्याल बजट इजलास होगा उसके हवाले से मुलाकात हो रही है, ताकि शहर में भी तरक्याती काम हो सके। वो तमाम चीज़ें चीफ मिनिस्टर साहब के सामने भी रखा जाएगा, ताकि कराची के मसाइल के हवाले से, हैदराबाद के मसाइल के हवाले से, मीर बखास के हवाले से बात की जा सके। चलें, ठीक है अमीनुल हक साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। अमीनुल हक साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब देखें कि जो पीपल्स पार्टी हो गई, MQM हो गई, उनके जो बजट के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, MQM के जो सिंध के हवाले से, ख़ासतौर पर कराची के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उन तहफ़्फ़ुज़ात पर कितना अमल होता है, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर होते हैं या नहीं, ये आने वाले दिनों में देखते हैं कि इस पर क्या डेवलपमेंट होती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।